ladies, welcome back to class 9 physics advanced art न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंडर जो हमारा एडवांस सिलेबस का है उसमें हम पहले ही एक टॉपिक कर चुके हैं जो क्या था सूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आज का टॉपिक आज इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ग्रेविटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींचती है तो इस टाइम पर मून अर्थ पर गिरता क्यों नहीं है? सैटेलाइट्स जो हमारे आसपास उड़ रही हैं वो गिरती क्यों नहीं है? और स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट फ्लोट क्यों कर रहा है? क्या वहां पर ग्रेविटी डिसअपियर हो गई? इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ एक यूनिवर्स में एक मिस्ट्री है। आज की क्लास में उसी को डिकोड करेंगे। देखो, आपका जो एडवांस बुकलेट है उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो डायरेक्ट दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेरिएशन ऑफ इन जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया, लेकिन हमने एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन ही नहीं पढ़ा। ऐसे ही आपको एयर रेजिस्टेंस की बात कर दी, आपको और चीजें नहीं पता। तो मैं जो भी टॉपिक्स है, आपका न्यूटन लॉ, शेल थ्योरम भी बात कर दी है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कोई भी अगर ऐसा नया टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं वो हमने नहीं कवर किया हुआ है, आपको आता नहीं है, तो मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको देकर चलूं, ठीक है? तो लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट पेस होगा। ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो क्योंकि ग्रेविटेशन अपने आप में पहले एक चैप्टर हुआ करता था, है ना? तो उस हिसाब से उसको पहले कवर करते थे। बट फिलहाल मैं एक छोटा सा क्विक इंट्रो दूंगी एंड जो हमारे काम आएगा आगे के टॉपिक्स को कवर करने में, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं दो वर्ड्स की। क्या? पहला है ग्रेविटेशन, ठीक है, एंड दूसरा वर्ड क्या है हमारा? ग्रेविटी। क्या ये दोनों वर्ड सेम है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? नहीं, दोनों वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। क्या? दोनों के केस में हम बात तो वही कर रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशन में क्या है, दो मासेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम एक मतलब फोर्स अट्रैक्शन, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हमने ग्रेविटेशन बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। ग्रेविटी इसी का स्पेशल केस बन जाता है। क्या? जहां पर कोई भी दो मासेस है, दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस है ना, ये इसकी बात करें। लेकिन ग्रेविटी के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट कोई सबसेट हो जाता है, मतलब बेसिकली यूजुअली अभी फिलहाल के केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारा एक है वो अर्थ है, और फिर अर्थ किसी को के बीच की बात हो रही है, कोई और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो उसमें हम ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी बात करते हैं। बेसिक मीनिंग समझ आया? ग्रेविटेशन क्या? कोई भी दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई, फिलहाल के केस में हम मानते हैं कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ में है, उन दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। ठीक, सिंपल फंडा, छोटा सा वर्ड का डिफरेंस हमें समझ आ गया। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई डोंट नो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में वो चीज कुछ सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपने कवर किया है या नहीं किया है। फिलहाल अभी हम आगे यूज करने वाले हैं इस लॉ को, तो हम इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा छुटका वुटका सा ग्लिम्स देने वाली हूँ। क्या बोलता है न्यूटन लॉ? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगेन क्या बोला? सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि जो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? उनके बीच सबसे पहली स्टेटमेंट में बात होती है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है जी? ठीक, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसी स्टेटमेंट के, इसी लॉ के सेकंड स्टेटमेंट में बात करी जाती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोल देते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे पता लगाएंगे? क्या बोलते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, जो हम जिनकी बात करें, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके मास का प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अच्छा, मान लेते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं आर, स्मॉल आर मान लेते हैं, चलो डी मान लो, कोई भी आर आपका उसका बीच का स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है? तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, it is inversely proportional to the square of the distance between these two objects. डोंट वरी, आपको ऐसे स्टेटमेंट्स याद नहीं करने हैं क्योंकि सिलेबस में ऐसा सच नहीं है, बट लॉ तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें आगे यूज करना है कि कहाँ पे कैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ने क्या कहा? पहली स्टेटमेंट ने कहा कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो आपके यूनिवर्स में, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान गए।
सेकंड उसी आपके जो स्टेटमेंट है उसी के आगे के पार्ट में क्या बोला जाता है, उसका मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है। क्या कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है आर स्मॉल आर। तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, अब जब इन दो इक्वेशंस को हम अगर एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी। अब जो मैंने बताया था पहले भी चैप्टर्स में हमने कवर किया कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, हटा के क्या आया था के आया था, बट उस के की वैल्यू क्या आई थी 1, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास ये आपके पास जब ग्रेविटी यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है आपके पास, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जिसको है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, यूनिवर्सल क्यों बोला, क्योंकि हर जगह पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो आपका कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का। ये है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, टुवर्ड्स दी, ये सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से डिपेंड कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी होता है, कुछ टर्म्स हैं जो अब आगे पढ़ोगे। ठीक, इस जी की वैल्यू अभी मैंने बोला था कि कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, इस जी की वैल्यू क्या रहती है, निकलती कैसे है, देखो सोचो खुद से, देखो यहाँ जी को छोड़ दो, जी को छोड़ दो, क्या आया, फोर्स आर स्क्वायर एम एम। ठीक है, इससे निकलती है, इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। फिलहाल इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखो आपके पास क्या है, ऊपर न्यूटन, यहाँ पर आर डिस्टेंस है तो यानी कि मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है मास, प्रोडक्ट ऑफ मास है किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो क्या आ गया किलोग्राम का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो हमें फर्दर सॉल्व करके निकलती है वो कितनी निकलती है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है जी की वो कुछ ये रहती है, सीजीएस यूनिट, मतलब स्मॉलर यूनिट में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी व्हाटसोएवर। फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस समझो थोड़ा सा कि बेसिक क्या समझा हमने कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्स मतलब जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन का प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। कुछ याद नहीं करना कोई बात नहीं, बट एक बार थोड़ा सा बुद्धि में बिठाओ कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया, F इज इक्वल टू, ये ध्यान कम से कम ये भी याद रखोगे अच्छी बात रहेगी, बट कोई बात नहीं, कम से कम इतना ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, बट इजी भी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो जी आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारी बुकलेट में दिया हुआ है वो उन टॉपिक्स की कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं वो क्या है कि अगर न्यूटन अकॉर्डिंग टू, देखो स्टार्ट ही वहां पे बुकलेट में ऐसा किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो कैसे पता चलेगा कि पता है या नहीं पता बच्चे को, खैर एनीवेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको तो पता है अब, है ना। द सन कंटिन्यूअसली पुल्स अर्थ इनवर्ड, जब आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर एक्ट कर रहा है तो सन और अर्थ के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, सन अर्थ को कॉन्टिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रहा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा होगा, तो फिर अर्थ को तो क्रैश कर जाना चाहिए, सन के ऊपर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो, क्यों, क्यों नहीं हो रहा ऐसा, सोचो। एक एक आंसर तो अभी आप स्टैंडर्ड सिलेबस में भी कर आए हो, एप्पल और अर्थ वाला, याद है। हमने क्या किया, अर्थ पे खड़े में एप्पल को उछाला, एप्पल और अर्थ के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो एप्पल वापस आ रहा है। तो अगर अर्थ फोर्स, और थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो दोनों की इक्वल नहीं है,
है ना, क्योंकि जो मेरा एप्पल था, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और जो एप्पल का मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ, इसलिए और एप्पल का एक्सेलरेशन, मुझे एप्पल कम मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वो उसकी एक्सेलरेशन होती हुई दिखती है, लेकिन अर्थ की नहीं दिखती। सेम केस में क्या है, सन और अर्थ के केस में सन का मास बहुत ज्यादा है ना, अर्थ का आपके पास बहुत कम मास है, ठीक, अर्थ का मास बहुत कम है ना, तो अर्थ एक्सेलरेट करती है, बट अर्थ एक्सेलरेट इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ केसेस बन रहे हैं, याद करो, थोड़े और इतिहास पढ़ने पलटो, इतिहास के कि क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था तो कुछ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उसकी कहानियां पढ़ी थी, याद है? कोई बात नहीं, अभी रिवाइज कराती हूँ, सारी चीजें रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी। फिलहाल सर, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को, अर्थ भी कर रहा है सन को, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है सन को, लेकिन अर्थ रोटेट होती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, उसको उसकी एक्सेलरेशन हमें दिख रही है, उसके दिख जाएगी इजीली, है ना। अच्छा, आगे, और वो गिर नहीं रही है, क्यों नहीं गिर रही है उसकी भी कहानी देखेंगे, फिलहाल इतना समझो, ठीक है। अर्थ एक्सेलरेट कर रही है, सन एक्सेलरेट नहीं कर रहा फिलहाल के इस केस में, दोनों के बीच में, ठीक है। आगे देखो, ये हमने एक क्विक रिवीजन करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये आपका न्यू चैप्टर का नाम है, बट हमने कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली उसमें कवर किए थे। क्या करा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बट इट्स डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो जब ये बॉडी यहाँ पर है तो इधर है उसका डायरेक्शन, इधर इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर इसकी यहाँ है, यहाँ पर है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। अगर डायरेक्शन बदलेगा, इवन दो स्पीड कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी एक्सेलरेटेड कहलाती है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो क्या है? एक्सेलरेटेड है, याद आ गया सबको। और एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट ऑर्बिट, दैट सर्कुलर पाथ, उस वहां पर होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करती है, इसका नाम क्या रखा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखा था। अब अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हमने पढ़ा है, अब हमने ये चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन का भी हमने पढ़ा था, तो हमने समझ लिया है कि भाई एक्सेलरेशन है तो फोर्स एग्जिस्ट जरूर कर रही होगी। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। कौन प्रोवाइड? इस केस में अर्थ और सन के केस में ये मैंने अगेन जब स्टैंडर्ड सिलेबस कराया था तब भी मैंने हल्का सा ग्लिम्स दे दिया था आपको इस टॉपिक का, कि यहाँ पर कौन दे रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना कोई भी वजूद नहीं होता है, अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो कोई उसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, वो दूसरों का बेसिकली अपने आप को चेंज करता है, किसी के तरीके से चेंज करता है, कोई भी फोर्स को कह देता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई। जैसे इस केस में क्या हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो आपका यहाँ पर अगर इस केस में जैसे अर्थ और मून है, तो मून को कौन खींच रहा है? अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की मून के ऊपर, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है उसको टुवर्ड्स द सेंटर, उसको एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहने देने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का खुद का कोई कुछ केस नहीं बनता, कोई फॉर्मूला, कुछ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक। अच्छा, एनीवेज, अगेन सेंट्रीपिटल है तो कुछ और भी कहानियां होंगी, जैसे हमें ऑलरेडी ये चीज, देखो ये कुछ कुछ थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया था स्टैंडर्ड सिलेबस के, शायद मोस्टली आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने ये चीज कवर कराई थी, थोड़ा सा लास्ट में, बिल्कुल एंड में, कोई बात नहीं। एनीवेज, किसी चीज को आप ऐसे घुमा रहे हो, है ना, मान लेते हैं आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो, तो यहाँ पर इस टाइम पे जो स्ट्रिंग है ना, उस केस में सेंट्रीपिटल, मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है, वो किसकी वजह से घूम रही है? वो किसकी वजह से घूम रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो टुवर्ड्स दी सेंटर है ना, उसको, वरना तो वो भाग जाएगी, उसको वो क्या, देखो यहाँ पर है वो कंटिन्यूअसली ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको छोड़ दूं, मतलब मैं अब यहाँ पत्थर नहीं बंधा हुआ, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ू तो क्या होगा आपका? आप आई कार्ड से ट्राई कर लो, मैंने पहले भी समझाया था कि आई कार्ड को आप ऐसे सिर्फ इतने से घुमाते हो, जैसे ही आप छोड़ते हो, जिस भी डायरेक्शन छोड़ा आपने, वो आई कार्ड बाहर की तरफ चला गया। क्यों चला गया?
अगर आप देखो, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी समझ ली कि भाई सेंट्रीपिटल एक एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, एक्सेलरेशन है तो कोई फोर्स भी होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, इसकी वजह से ही वो सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। ठीक, लेकिन जैसे इसका मतलब अभी फिलहाल मून और अर्थ के केस में कौन दे रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशन। यहाँ पर कौन ग्रेविटी दे रहा था? यहाँ पर कौन दे रहा था? अगर मैं स्टोन वाला आई कार्ड के केस में करूं तो आपकी जो स्ट्रिंग है, टेंशन फोर्स है, टेंशन क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, वो एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा, जैसे ही वो टेंशन खत्म हुई, वो ऑब्जेक्ट, वो आई कार्ड दूर भाग गया, सर्कुलर पाथ छोड़ा और उसने बाहर की तरफ भागा, बाहर की तरफ जा रहा है वो, है ना, उस सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। कुछ देखो, बाहर की तरफ एक्सेलरेट कर गया तो कोई फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही होगी, दिख नहीं रही है हमें, है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो। और ऐसी फोर्स जो हमें दिख नहीं रही है, बस फील हो रही है। मान लो आप कीकली खेल रहे हो, है ना, खेला भी होगा बचपन में। अब बचपन मतलब आपका बचपन ही चल रहा है, मतलब खेला, ये चीज तो खेलते होंगे छोटे में भी, कि ऐसा आप पकड़ के ऐसा क्रॉस हाथ से हाथ करके गुड़ी खेलते हैं, कीकली खेलते हैं। तो देखो, कीकली आप जब ऐसे पूरा गोल 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 घूम रहे हो, उस टाइम पर आपको किसने पकड़ा हुआ है? तो आपने, जो एक दूसरा पर्सन है उसने आपको पकड़ा हुआ है, इनवर्ट फोर्स वो दे रहा है ना। और जैसे ही वो उस चीज को छोड़ता है, आप गिरोगे पीछे, बाहर गिरते हो। तो आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, उसने बस वो फोर्स खत्म कर दी, उस फोर्स की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी, और आप बाहर जाके गिरते हो, है ना। तो बाहर जाके गिरे हो, एक्सेलरेट कर गए बाहर, तो कोई तो फोर्स लगी होगी जिसमें आपको ऐसा धक्का फील हुआ कि बाहर की तरफ चले गए। अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जब ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई एक रोटेट, मतलब आप एक ऐसे फ्रेम में हो जहां पर एक किसी चीज को आप फील कर पा रहे हो लेकिन वो दिख नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी काउंटर करने के लिए एक सूडो फोर्स लगाते हैं, सूडो फोर्स इमेजिन करते हैं, और वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट है, इसीलिए उसको सूडो बोल रहे हैं, है ना, कि फील हो रही है, बिकॉज कोई कोई उसको वहां पे खींच नहीं रहा है बाहर, लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ा वो बाहर जाके गिर गया। तो बाहर गिरा तो इसका कोई तो फोर्स होगी, कोई इमेजिनरी फोर्स है मान लेते हैं, तो वो एक रोटेटिंग फ्रेम में मानी हुई सूडो फोर्स को हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसका काउंटर पार्ट है? सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, है ना, मैंने अगर ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, है ना। मैं अगर उसने मेरे को छोड़ दिया तो मैं बाहर गिरी, तो सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कहानी बनी? देखो, आप मान लेते हैं बकेट घुमा रहे हो, घुमाना मत, चोट लग जाएगी। ठीक है, ऐसा कर रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगी है? टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगी? अवे फ्रॉम द सेंटर, एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आया? इतनी सी कहानी। क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स रियल होती है, उसको खुद का कोई फॉर्मूला, खुद की कोई फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वैसे आगे सेंट्रीपिटल फोर्स का भी, बट एनीवे सेंट्रीपिटल फोर्स का खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी की शेप ले लेता है। फ्रिक्शन, कभी कुछ जगहों पे फ्रिक्शन ऐसा बिहेव करेगा कि वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, कभी नॉर्मल फोर्स ऐसा बिहेव करेगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। एक्स वाई जेड कोई भी, अभी अभी हमने जो दो केसेस पढ़े उसमें कौन एक्ट कर रहा था? ग्रेविटी बिहेव कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से, एक जगह पे जहां धागा का यूज कर रहे वहां टेंशन बिहेव कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, है ना। तो इस केस में ऐसा, और ये कहाँ है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी में क्या है कि सूडो फोर्स है, एक्चुअल में नहीं है, मतलब बस हमने इमेजिन करा है कि जो सेंट्रीपिटल को काउंटर कर रही है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और ये कहाँ है? हमेशा सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में ही अपीयर होगी। जैसे सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अपीयर होती है और कहीं पे नहीं, ये भी सेंट्रीफ्यूगल भी हमेशा रोटेटिंग फ्रेम में ही अपीयर होगी। ठीक, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई इतनी सी चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये दो शब्द समझ आए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। कहाँ की बात क्या करी? सेंट्रीपिटल बेटा मोशन में मैंने ऑलरेडी थोड़ा अच्छे ठीक ठाक तरीके से समझाया हुआ है ना। तो सेंट्रीपिटल को इतना डिटेल में मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं किया, सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके लिए नया है, उसकी बात करें। उसके लिए ऑब्वियसली सूडो फोर्स समझाना जरूरी था, वो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। सेंट्रीपिटल क्या है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग सर्कुलर पाथ में रखती है। ठीक,
वो कहाँ लगती है? टुवर्ड द सेंटर लगती है। रियल फोर्स है, कोई फ्रिक्शन बिहेव कर सकता है, ग्रेविटी बिहेव कर सकती है उसकी तरीके से, या टेंशन, है ना। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सूडो फोर्स है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फील हो रहा है बस। सूडो फोर्स है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और कहाँ पे अपियर होगी? सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में अपियर होगी। ठीक, इतनी सी कहानी। आगे देखो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस इफ स्पीड डिक्रीजेस। अब क्या होगा, ये भी करके ही देखा हुआ होगा, है ना। आप अगर किसी चीज को फुल स्पीड में घुमा रहे हो तो ये सर्कुलर पाथ में है, लेकिन जैसे ही मैं स्पीड धीरे भी कर लूं तो क्या होगा, इसका सर्कुलर पाथ छूट जाएगा, है ना। तो यही कहानी है। आपको सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अगर डिक्रीज कर गया तो इवेंचुअली क्या होगा, वो ये क्या हुआ, अगर मैंने वो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो कम कर दिया, तो क्या हुआ, ये स्ट्रिंग अभी तो स्ट्रेट थी लेकिन रुक गई, अब टेढ़ी हो गई, स्लैक कर गई, है ना। तो जो इवेंचुअली जो मेरा स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगा और सर्कुलर पाथ टूट जाएगा। सर्कुलर पाथ टूट जाएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी कनेक्टेड ही है ना उससे, तो कहाँ चला जाएगा, टू इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिर जाएगा। ठीक, इसी चीज को इमेजिन करो, अगर अर्थ की स्पीड स्लो हो जाए तो, यहाँ पे अगर अर्थ सडनली स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या आपका जो अर्थ वो स्पाइरल डाउन हो जाएगी टुवर्ड्स द सन। सोचो, हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अच्छा आगे देखो, ये आपका वो जो बुकलेट था उसका स्निपेट है, जो अभी जितना भी पढ़ा वही सब चीज है। एक क्विक रीडिंग दे देती हूँ मैं आपको जल्दी से। अगर आपको फास्ट लगे तो उसको रोक के पॉज कर कर एक बार खुद से एक बार रीड जरूर कर लेना, वरना आपके पास बुकलेट तो होगी ही, पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा, मैं वहां पर शेयर कर दूंगी पीडीएफ। ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल का नाम रेडी रोकर, ओके। एनीवेज, यहाँ पर क्या है, मैं रीड कर रही हूँ, क्विक रीडिंग देते हैं। Concept of centripetal and centrifugal force क्या है? The sun and earth both have mass, so they attract each other with a gravitational force. According to Newton's law of gravitation, the force between them is equal in magnitude and opposite in direction. Earth sun को अपनी तरफ खींच रही है, sun earth को अपनी तरफ खींच रही है, दोनों equal and opposite forces से खींच रहे हैं, ठीक है जी। अब however, because the sun's mass is much greater than Earth's mass, Earth experiences a much larger acceleration as compared to Sun. That is why Earth appears to revolve around the Sun. ठीक, already explain कर दिया। Sun's gravitational pull on the Earth provides the centripetal force. उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन दे रहा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स needed to keep the earth in its orbit. ठीक है, earth is revolving around the sun and it is moving with very high tangential velocity. टेंजेंशियल वर्ड याद आया, पढ़ा था जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कुलर पाथ है तो एक पॉइंट पे जाती हुई रे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर एक हाई वेलोसिटी, अर्थ की जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे चेंज होती है ना, ऐसे अगर सर्कुलर पाथ में तो चेंज भी होगी। तो वो कह रहा है कि अर्थ जो मूव कर रही है एक हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और सो ड्यू टू इट्स इनर्शिया इट शुड टेंड टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। उसको इनर्शिया, अगर उसकी ये देखो ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल है, उसको सीधा ही चला जाना चाहिए इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है ना, तो उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कॉन्टिन्यूसली वो एक उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, यहां से टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है उसको, टुवर्ड्स द सेंटर एक खींच रहा है, तो यहाँ हर डायरेक्शन पे जहां पे उसको सीधा चले जाना चाहिए था, कोई उसको अंदर की तरफ खींचे जा रहा है, और वो ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। On the other hand, gravitational force of the sun is continuously attracting it towards the center of the sun. This changes its direction of motion. As a result of these two aspects, the earth does not move in a straight line but follows a fixed orbit, जिस एक कर्व पाथ को करता है फॉलो, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है जी। अगर अर्थ स्लो डाउन हो गया, सोचो, खुद से सोचो, टेक अ मोमेंट टू पिक्चर व्हाट वुड हैपन इफ इट्स फॉरवर्ड टेंजेंशियल स्पीड डिक्रीजेस बट द सन ग्रेविटेशनल पुल रिमेन्स द सेम। वुड द बैलेंस स्टिल एग्जिस्ट? क्या अभी भी वो घूम पाएगा ऑर्बिट में? हाउ वुड दिस चेंज द अर्थ्स पाथ? थिंक अबाउट व्हाई स्लोइंग डाउन वुड कॉज द अर्थ टू ड्रिफ्ट क्लोजर टू द सन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअसली स्मूथली मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट। इस सब का आंसर ऑलरेडी आपको पता है, मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में जो इसकी एक्सप्रेशन है उसकी कहानी देखते हैं। एट एन एप्रोप्रिएट स्पीड द थ्रेड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट पुल्स द स्टोन या बॉब, अभी हमने पढ़ा था, इनवर्ड। एक एप्रोप्रिएट फोर्स मिल रहा है
keeping it in circular path. At the same time, due to its inertia, the stone tends to move in a straight line along the tangent. The balance between the outward tendency and inward centripetal force results in circular motion. एक आउटवर्ड टेंडेंसी है बाहर जाने की और उसको कंटिन्यूसली यहाँ खींचा जा रहा है, तो हर पॉइंट पे ऐसा ही हो रहा है, तो वो इसलिए एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होता है. अगर स्पीड डिक्रीज कर गया तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा. टेंशन इन द थ्रेड में रिड्यूस टू द पॉइंट वेयर इट कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड keep the stone moving in a circular path. As a result, the string may become slack. The motion is no longer circular. The stone begins to move inward or fall. ठीक, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में बैलेंस बनना जरूरी है. Circular motion requires a balance between inward pulling force, that is centripetal force, and tangential speed, which provides necessary centrifugal force. If speed decreases too much, the balance is disturbed. The object can no longer continue in the same circular path. ठीक, ऑलरेडी क्लियर हो गया है सब कुछ. बुक जो आपका बुक में लाइंस लिखी थी हमने उनको भी कवर कर लिया है. फास्ट लगा है अगर तो एक बार फिर से पॉज करो, मैं हट जाती हूँ, उनको रीड करो खुद से और पीडीएफ देख लेना, नहीं तो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. ठीक, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैसे इसमें क्या दिखा आपको कि एक फेदर था, एक बॉल था, उनको हाइट से ड्रॉप किया गया. ऑब्वियसली बॉल पहले गिरी और फेदर बहुत बाद में आया, है ना. ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता ही है. आप मैं अगर पेपर की बात करूं, एक पेपर ले लूं और एक आपके पास ये चार्जर ले लिया मैंने, तो कौन पहले गिरेगा? मैं गिराऊंगी नहीं, चीजें टूट जाएंगी नीचे. बट एनीवेज ये तो चीज तो पता ही रहेगी कौन चीज पहले गिरेगा. ऑब्वियसली मेरा चार्जर पहले जाके नीचे गिरेगा या पेपर के कंपैरिजन में. ये चीज हमको ऑलरेडी पता है. इसी में हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आगे. क्या कि आपके पास जो पेपर है और एक अगर मैं इसी पेपर को मोड़ दिया, अब गिरूं तो दोनों का मास सेम है. दोनों को अगर सेम हाइट पे भी है ना, दोनों सेम हाइट पे और मैं अब इसको छोड़ती हूँ, दोनों को छोड़ू अगर, तो क्या होगा? एफ, देखो दोनों पे फोर्स, दोनों का जो वेट है वो सेम है. एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम जी. सेम पेपर है तो सेम वेट भी होगा, है ना. जब W इज इक्वल्स टू एम जी तो सेम वेट भी होगा, लेकिन सेम हाइट से छोड़ा गया है, सेम फोर्स लग रहा है उसको टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन पेपर बाद में पहुंच रहा है. ओपन पेपर जो है वो बाद में पहुंच रहा है क्रम्बल्ड वाले के कंपैरिजन में. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो आपका वेट लग रहा है उसके ऊपर, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होता है. एक अपवर्ड जो मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन को रेजिस्ट कर रहा है और बेसिकली फ्रिक्शन की तरीके से बिहेव कर रहा है. उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस. क्योंकि एयर ही है जो रेजिस्ट कर रही है उस मोशन को, इसलिए हमने एयर रेजिस्टेंस नाम दे दिया. इसका दूसरा नाम एयर ड्रैग भी बोलते हैं, ड्रैग फोर्स भी बोला जाता है. बात वही हो रही है बेसिकली कि किसी चीज के मोशन को रोका जा रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है. तो वेट लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम उसको नीचे फेंका, तो लेकिन हवा है आसपास, तो हवा उसको क्या करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगी. इस वजह से अब दोनों पे नहीं, क्या दोनों पे नहीं लग रहा है? क्या दोनों पे लग रहा है? डिफरेंस कहाँ आएगा? सोचो. एक क्या डिफरेंस आया जब मेरा पेपर एक ओपन पेपर था और एक आपका क्रम्बल्ड पेपर है. फ्रिक्शन में भी कहानी यही होती थी कि भाई स्ट्रेच कितना है सरफेस से उतना फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा. अब एयर रेजिस्टेंस में भी कहानी यही है. जितना सरफेस मेरा, जितना क्रॉस सेक्शनल सरफेस जो मेरा है, अगर वो अर्थ के कांटेक्ट, सॉरी एयर के कांटेक्ट में ज्यादा है, अगर तो जितना ज्यादा कांटेक्ट में है उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, तो मेरा एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. अगर क्रम्बल्ड पेपर की बात करूं, कहां गया? हाँ, तो क्रम्बल्ड पेपर की बात करूं, अगर क्रम्बल्ड पेपर की बात करूं तो उसका जो आपके पास जो फोर्स था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, वो बहुत कम है वो एयर के कांटेक्ट में, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो उस पे एयर रेजिस्टेंस भी कम एक्ट कर रहा है. ठीक, वैसे एयर रेजिस्टेंस उसमें हमारी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे, और जो एयर की डेंसिटी है, इन सब चीजों की भी बात करते हैं. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. कुछ कहानी बनती थी, वो भी सिलेबस से हट गया है, कोई बात नहीं. एनीवेज अभी फिलहाल इतने से समझ आई कि एयर है हमारे पास,
एयर जो है रेजिस्ट करता है किसी भी मोशन को, जो डाउनवर्ड मोशन है वो उसको रोक रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन नीचे हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस हो रही है, दैट्स इट। ठीक, क्या कहानी बनी? तो ग्रेविटी, हमें ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ग्रेविटी क्या है, इक्वल फोर्स से ही नीचे खींच रही है दोनों को, पेपर तो सेम ही है ना, तो दोनों का वेट सेम है, तो अर्थ दोनों को सेम फोर्स से खींच रही है, लेकिन कौन रोक दे रहा है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे विलेन बन जाता है। ठीक है, क्या कहानी बनी, क्या होगा? लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ज्यादा ड्रैग होगा, नेट फोर्स कम हो जाएगी। अब नेट फोर्स याद आ गया है ना सबको, कि एक ये मेरा वेट, यहाँ पर भी वेट, लेकिन जो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, एक नेट फोर्स मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जो नेट फोर्स आ तो अभी भी नीचे ही रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगी, है ना, नेट फोर्स कम हो जाएगी, तो इसलिए वो स्लो आता है, स्लो एक्सेलरेट करता है। इसके केस में जो मेरा अपवर्ड फोर्स बहुत छोटी है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? वेट, वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, स्मॉल एरिया है, लेस ड्रैग है, तो फॉल्स फास्ट। इतनी सी कहानी है ना, बेसिक सर, इजी पीजी। अच्छा, और क्या? अब ये मेरा स्निपेट है, जो हमारा बेसिकली जो एनसीईआरटी की आपकी है उसकी कहानी है, लाइन टू लाइन कुछ छूट ना जाए, इसलिए रीड कर लेते हैं। क्या है? इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एयर रेजिस्टेंस ऑन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास। ठीक है जी, लेट अस इमेजिन टू ऑब्जेक्ट्स विद द सेम मास बट इन डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, these are dropped from the same height and an important question arises, will they reach to ground at the same time? हमने देख ही लिया, अगर एयर प्रेजेंट है, अभी हमने यही केस किया है जब एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है तो दोनों का सेम मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट बराबर लगेगा। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, मास सेम है, ग्रेविटी सेम, को दोनों को सेम तरीके से खींचेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अनदर फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग, और ये कहाँ लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन, दैट अपोजेस मोशन। एयर रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप, स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है, बट मेनली हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द ग्रेटर द, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज्यादा हमारा एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वजह से ही जिसका लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिसका कम है उसको लेस अपोजिशन मिलेगा। इट हैज अ ग्रेटर नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड फॉल्स फास्टर। ठीक है जी, कंक्लूजन क्या निकला? कि जिसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ग्राउंड में पहले पहुंच जाएगा, दैट्स इट, इजी पीजी। ठीक है, पहला केस समझ आ गया। अगर मेरे पास एयर है तो एयर उसको रोक देगी, अगर एयर ना हो तो तब क्या हो? दोनों सेम ऑब्जेक्ट, दोनों कहानी है आपके पास, अब दोनों ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहे हैं, तब क्या हो? अब दो ऑब्जेक्ट है, वहां पर एयर नहीं है, वैक्यूम है। अब दोनों ऑब्जेक्ट आप देखोगे क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है जो ऊपर लग रही हो, दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ग्राउंड पे जाकर हिट करेंगे। तो इन वैक्यूम shape and size does not matter, both objects reach together। वैक्यूम में मैटर नहीं करेगा उसका शेप क्या है, साइज क्या है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी सबको भाई एक समान आंखों से देखती है, सब पे सेम लगती है, तो दोनों ही सेम टाइम पर आकर ग्राउंड को हिट करेंगे। इसके लिए बहुत फेमस ये कॉन्सेप्ट, मतलब फेमस एक्सपेरिमेंट अपोलो आपका यहाँ पर 1971 में डेविड स्कॉट ने किया था, जो मून पे जाकर वहां पर, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हैमर और फेल्कन फेदर लिया था उन्होंने, और उसको ड्रॉप करके दिखाया था, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। तो क्या दोनों को सेम टाइम पे गिरा, और दोनों एक ही टाइम पे नीचे आकर गिरते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट का डिटेल आप वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल समझ आया इतनी सी बात कि अगर वैक्यूम नहीं है, मतलब सॉरी वैक्यूम अगर है तो हो क्या रहा है? बेसिकली वैक्यूम है अगर F इज इक्वल टू mg, है ना, ये होता है। एक्सेलरेशन क्या है? F अपॉन में m, F की जगह क्या है मेरा? mg, m से m कट गया, a क्या आ गया? g के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई है? g के बराबर आ गई। उस केस में क्या हो रहा था? जो मेरी एक्सेलरेशन थी वो g के बराबर नहीं आ पा रही थी, लेस थी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेट फोर्स मेरी कम हो जा रही थी। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू g हो गया, तो दोनों सेम टाइम पर गिरते हैं। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? अच्छा, यही इसमें यही चीज बता रखी है कि सिंस देयर इज नो एयर इन वैक्यूम, नो एयर रेजिस्टेंस ईदर, तो यहाँ पर आपके पास a इज इक्वल टू g हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सारे सेम टाइम पे गिरेंगे, रिगार्डलेस ऑफ शेप और साइज।
इजी पीजी हो गया, समझ आ गया। अभी तक हमने क्या समझा है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की बात करी है और हमने एयर रेजिस्टेंस की बात करी है। एयर रेजिस्टेंस एक्ट करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, एयर है तो वैक्यूम में ग्रेविटी अकेले काम करती है, उसको फिर वो सब चीज शेप और साइज मैटर नहीं करेगा उस केस में, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है जी। अच्छा आगे देखो, आगे बोले व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट, हैज ग्रेविटी बिकम जीरो। आपने कोई भी चीज ऐसे उठाकर फेंकी, वो वापस नीचे आके गिर गई। आपने एप्पल उछाला, एप्पल आपके हाथ में आ गया, है ना। आप खुद उछले, आप वापस ग्राउंड पे आ गए। लेकिन स्पेस में क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है ना। स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है, क्यों, वहां ग्रेविटी जीरो हो गई है क्या, क्या कहानी बन रही है बेसिकली, उसके बारे में जानते हैं, है ना। देखो ये आपका अगेन स्निपेट है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। सेम चीजें बोली जो मैंने, एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, मैं रीड कर लीजिएगा, सेम कहानी बोल रहे हैं। बट व्हाई डू एस्ट्रोनॉट फ्लोट इन इनसाइड स्पेसक्राफ्ट, डज ग्रेविटी डिसअपीयर इन स्पेस, इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी सेम एवरीवेयर, ये आप बताइएगा। वी नो दैट एज वी गो हायर अबव द अर्थ सर्फेस वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी मैंने देखो क्या चीज कहानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो मेरा फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मेरा आर, जब सेंटर, मैं अर्थ का सेंटर ये है ना, अर्थ का सेंटर ये है, आप यहाँ पर हो ठीक है, लेकिन आप यहाँ चले गए तो अब तो मेरा आर तो बढ़ गया, है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आर बढ़ जाएगा तो मेरा फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, इस वजह से अब उनको फील होता है, वेटलेसनेस फील होता है स्पेस स्टेशन में। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी हाइट के साथ डिक्रीज तो करती है ना, पर जीरो नहीं होती है। अब ये वेरिएशन होता कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो वहां तक जाने के से पहले आपको क्लियरली ये चीज दिख रही होगी, आपको आप एल्टीट्यूड और बेसिकली क्या है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वेरिएशन हमें पता लगानी है कि ऑल्टीट्यूड के साथ कैसी रहती है और डेप्थ में कैसी रहती है। लेकिन यू विदाउट यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, अगेन ऑब्वियसली आपको आता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि आप एक बेसिक आइडिया ले समझ के जाए इस लेक्चर से, है ना, कि हो क्या रहा है। थोड़ा पेशेंस से समझना, ये मत समझना कि बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, बहुत ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मैं पेस बहुत स्लो रखने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको लगे तो रिपीट पे देखो, एक से दो बार देखो, फिर भी कुछ डाउट आ रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। मैं फिर से ये लेक्चर एक और बार छोटा सा आपका काइंड ऑफ क्रैश कोर्स ले लूंगी इस पूरे एडवांस टॉपिक का, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखो। उस हाइट और ये बेसिकली ऑल्टीट्यूड और डेप्थ की बात करने से पहले क्योंकि बात करी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कहीं भी ये नहीं बताया कि फॉर्मूला क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, ठीक, और ये मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अच्छा ये आप, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका कुछ वेट भी तो होगा, वेट ही क्या है, वो भी तो फोर्स है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, मास ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट, ये mg। तो यहाँ पर मैं क्या एक ये भी लिख सकती हूँ, mg इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ m अपॉन में आर स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इस केस में क्योंकि मास ऑफ अर्थ है तो मेरा g की वैल्यू, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने क्या बोला था, आपके पास 6.67 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 11 वैल्यू फिक्स होती है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ अर्थ फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, ये भी एक फिक्स है। और जो ये आर क्या है, डिस्टेंस, मतलब रेडियस है, बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये भी आपका क्या है, फिक्स है ना, क्योंकि उतना डिस्टेंस आप जा नहीं सकते हो। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपके पास, वो भी फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ये सारी ही चीजें क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो मेरे पास जी भी निकल के क्या आता है, कांस्टेंट। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कई बार सॉल्व करते हुए 10 ले लेते हैं, ये चैप्टर में कराया था ना। तो ये यहाँ से कहानी बन के आई थी, ठीक है। इसके लिए आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना जरूरी था। और उसके बाद आपके जो अभी हाइट और डेप्थ की बात हो रही है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, ठीक। ये ध्यान से देखो,
जो जी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट में काम ही नहीं कर रहा, उस पे उसको फर्क नहीं पड़ रहा मास, वो जो ऑब्जेक्ट है। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर अगर ये है और ये पेपर है, दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर वैक्यूम कर दूं तो दोनों सेम टाइम पर गिर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा था, है ना, एक अपोलो वाला एक्सपेरिमेंट था जो हैमर फेदर वाला, उसमें भी क्या हुआ, हैमर का मास ऑब्वियसली ज्यादा, उसका वेट ज्यादा है, फेदर का बहुत कम है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे आकर गिरे, है ना, क्योंकि जी जो था वो सेम था। जी की वैल्यू है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो प्लैनेट है, मतलब जो अगर अर्थ की वैल्यू है तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। वहां मून पे बात हो रही थी तो मून की कहा, मून का थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट होगी आपकी स्मॉल जी की, है ना। ये चीज थोड़ा सा समझ आया कि जो स्मॉल जी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जब हमने वैक्यूम में करा था तो सेम टाइम पे आके गिरा था, भारी चीज भी और हल्की चीज भी। ठीक है, अच्छा, यहाँ समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना है, ये यूज करेंगे। चल आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा पेशेंटली देखना, घबराना नहीं है। सबसे पहला एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि जो मेरा जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो हाइट एच पर है, ठीक, एच हाइट पर है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, रेडियस ऑफ अर्थ ये है, हाइट अबव सरफेस कितना है ये, तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो जाएगा, ये मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है ना। अर्थ से भी एच हाइट पे ऑब्जेक्ट है तो मेरा, अब मैं ग्रेविटेशनल लॉ लगाऊंगी, अगर जी एम इक्वल टू ये जी इक्वल टू जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम आर बाय आर स्क्वायर लगाऊंगी, तो जो आर के डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ पर कितना टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर से, आर प्लस एच, ठीक है। तो मैं अगर इसको ओ बोल दूं तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस एच, ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इसी यही चीज है बस। यहाँ पर देखो अगेन ये ना थोड़ा सा इजी करने के लिए कहानी यहाँ पर इस तरीके की डेरिवेशन कर दी है। बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, तो हम क्या कर देंगे, जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये कहानी बनेगी, है ना, ऑब्वियसली। और जब आपके पास सरफेस की बात होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दूं, जी एच अपॉन में जी एच अपॉन में जी निकालू, ठीक है, तो ये क्या होगा, जी एच क्या है, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी क्या है, नीचे आएगा ना, जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आता, ऊपर लगा दो आर स्क्वायर, ये तो खत्म, कौन सेम आ गया, तो जी एच बाय जी जो रेशियो की वैल्यू आई वो क्या आई, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। अब ये जो इसको देखो, इसको जो फर्दर सॉल्व किया जाता है, अब यहीं पर जब आपको इसको फर्दर एक्सपैंड करके लिखते हो तो वहां पे हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ जाती है, वहां पर हम उसको यूज करते हैं, बट डजंट मैटर, आपको बस इतना बताया जा रहा है। देखो रेशियो से समझने में प्रॉब्लम है ना, ये रेशियो से समझने, अब ये देखो, ये जो हमने एक्सप्रेशन अभी निकाला था इसको जो हम बायनॉमियल नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आता है कुछ इस तरीके, इसको अगर जी को ऊपर लिख दोगे तो उल्टा आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके का, है ना। तो अब इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है, क्योंकि एच बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है जी डैश, नहीं मतलब ये जी एच बोल दो, है ना, तो जी एच क्या है, नॉर्मल जी में कुछ माइनस हो रहा है, कितना 2h बाय आर माइनस हो रहा है ना, समथिंग माइनस किया जा रहा है, तो समथिंग जो माइनस, जब एक्चुअल वैल्यू में कुछ माइनस हो रहा है तो वो ऑब्वियसली कम ही रहा होगा ना हाइट से। समझ आ रही है इतनी बात, कि मेरा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया, जी एच क्या है, जी का 1 माइनस 2h बाय आर, तो उसमें जी में कुछ माइनस हो रहा है, कोई वैल्यू माइनस करी जा रही है, तो कोई चीज अगर आपके पास 10 चॉकलेट है उसमें से मैं 2 हट माइनस करी तो ऑब्वियसली कम बचेगी ना, 8 बचेगी, तो जो मेरा जी एच आया वो क्या आया, लेस देन जी आया। इसका मतलब जब बॉडी ऊपर जा रही है तो मेरी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है,
थोड़ा सा समझ आया? डेप्थ में नहीं जाना कोई बात नहीं, हमें डेरिवेशन नहीं करनी है, हमारा डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट से मतलब है कि ये कहानी हुई कैसे, है ना? तो उसके बारे में बात हो रही है कि ये आप बायनॉमियल थ्योरम हमने यूज नहीं किया है, बट मैंने रेशियो से क्योंकि समझने में थोड़ा सा परेशानी होती, मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो अगर हम यूज भी करते हैं वो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है ना। तो यहाँ से हमारे पास बात का आती है, क्या हुआ, जी एच, जैसे जैसे सरफेस से हम, अगर सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो ये मेरा जी एच है, ये मेरा जी है, तो यहाँ पर मेरी मैक्सिमम है, मतलब बड़ी सबसे ज्यादा है अभी इस केस में, तो जी एच जो है वो छोटा है जी से। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, घबराना नहीं है, इजी है, डोंट वरी, होएगा होएगा, एक बार और रिपीट करना, फिर भी डाउट है लेट मी नो। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात करते हैं डेप्थ की। उस डेप्थ पे जाने से पहले हम एक थोड़ा सा एक अगेन वो उसकी अगेन जरूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके बुकलेट में दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं कि न्यूटन शेल थ्योरम, डरना नहीं है ऐसे वर्ड्स देख के। न्यूटन शेल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक स्फेयर है, शेल अभी फिलहाल यहाँ हमारे पास सॉलिड स्फेयर है, अगर मुझे जिस उस स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है अपना जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्स वाई जेड जो भी कैलकुलेशन करनी है, तो उससे निकलता हुआ एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया, अब उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ऊपर वाला जो मास है वो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा, ये न्यूटन शेल थ्योरम कहता है। क्यों कहता है, कैसे कहता है, वो डेरिवेशन वो प्रूफ नहीं, उसमें नहीं जाएंगे, है ना, अभी नहीं जाएंगे, टू मच हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात समझो कि न्यूटन शेल थ्योरम ये कह रहा है कि आप किसी सॉलिड स्फीयर या शेल के अंदर है और उस पॉइंट पे हमें कुछ कैलकुलेट करना है, तो उससे ऊपर वाला मास उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, उस पर जो भी अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी वो अंदर वाला कहानी लगेगी, अंदर वाला जो मास है वो उसकी बात होगी, उससे ऊपर ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब बेसिकली अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कहानी बनती है, तो वो मुश्किल हो जाता है अगर ऊपर वाला भी कर रहा होता है, और हम प्रूव भी करते हैं कि वो नहीं एक्ट, उससे वैल्यू आती ही नहीं है, जीरो आ जाता है, वो नहीं एक्ट कर रहा होता है, ऐसा अपेयर होता है। खैर एनीवेज, तो क्या हुआ, न्यूटन शेल थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर किसी कोई शेल है, कोई स्फेयर है, उसके बीच में कोई पॉइंट, बीच में नहीं, कहीं पे समवेयर इनसाइड दैट स्फेयर, दैट शेल, अगर वो पॉइंट है तो उसके अराउंड एक हम सरफेस बनाते हैं, उससे बाहर वाला मास उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, ये बाहर वाला फोर्स कोई एक्सर्ट नहीं, बाहर वाला मास कोई एक्सर्ट फोर्स नहीं करेगा, ठीक है, अंदर वाला करेगा, ये अंदर वाला, उससे अंदर जो भी मास है वो करता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे की कहानी की, हमारी डेरिवेशन की। देखो, लेट मास m बी दी मास ऑफ द अर्थ, आर बी द रेडियस, ये सारी कहानी है। जीडी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द डेप्थ, और जी सरफेस वाला, और यहाँ पे हमें डेंसिटी की कहानी जरूरत पड़ेगी। अगेन डेंसिटी को मैं एज अ टॉपिक अभी नहीं बता सकती हूँ, फिलहाल क्या है, डेंसिटी को हम इससे डिनोट कर देते हैं, डो से, फिलहाल कोई बात नहीं, आप छोटे डी से डिनोट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम पढ़ा है ना मैथ्स में, आपका किसी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ है ना। अगर कोई क्यूब की बात होगी तो वहां उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज कर दोगे, जो भी शेप है उसका वॉल्यूम, वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है डेंस, थोड़ा सा समझो कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सारे पार्टिकल्स घुस गए हैं, कितने सारे पार्टिकल्स हैं, वो उतना डेंस है। एक एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फिट है, वो जितना ज्यादा डेंस हो जाएगा, कम है तो कम डेंसिटी हो जाएगी। खैर इतना आइडिया छोटा सा मिल गया, उतना बहुत है। ठीक है, क्या ये मान लेते हैं सेंटर है मेरा, पी मेरा ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है, इतने डेप्थ पर है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली पी बी द पॉइंट इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ डी, पी अर्थ से ये सरफेस है, यहाँ डी पॉइंट, डी डेप्थ पर ये पॉइंट, और अब क्या होगा, अगर ये डी है और ये पूरा आर है ना, ऑब्वियसली ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो क्या होगा, इतना हिस्सा क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r-d, समझ आया। ये सी एस, सी एस क्या है, आर, सी एस आर है, और पी एस डी है, ये पूरा आर है और इतना डी है, तो इतने ये क्या बन जाएगा, r-d, दैट्स इट, इतनी कहानी है, बस इतना सा लेना है। क्या किया, G = GM/r² होता है। ठीक है, सरफेस वाली कहानी हो गई।
अब क्योंकि यहाँ मास डिफर कर रहा है तो यहाँ पर हमने मास का फॉर्मूला लगाया, मास अपॉन में मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया। मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी का कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा फैंसी सा पी मान लो, रो बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, आप इसको डी लिखना चाहते हो कोई मीनिंग नहीं है, आगे जाके कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम क्योंकि स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है ना पूरा अर्थ का, तो यहाँ पर क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी। ठीक है, मास को क्या बन गया, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है रो, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया यहाँ पर, आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ ये क्या ये तो गया, एक आर बच गया, तो 4 इस 3 को नीचे ले आए, 4g पाई आर रो, और 3 आ गया नीचे, ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक, अब जीडी हमने किसको माना है, इस पॉइंट वाले एक्सेलरेशन को, इस पे भी सेम कहानी लगा देंगे। अब जीडी पे जो बात करेंगे, अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर जो मेरा जीडी होगा उस पे क्या कहानी बनेगी, अगेन जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और कौन सा मास, ऐसा मास जिसका ऊपर, न्यूटन शेल थ्योरम क्या कहता है, ऊपर वाला मास उस पर एक्ट नहीं कर रहा होगा, कौन सा एक्ट कर रहा होगा, जो अंदर है यहाँ वाला है। तो मास ऑफ दी स्फेयर, कौन सा स्फेयर, ये वाला। तो मास का फॉर्मूला क्या अभी बताया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो चलो ठीक है, डेंसिटी तो सब जगह सेम ही, सेम अर्थ है तो सेम डेंसिटी, तो डेंसिटी तो सेम है 4/3 पाई। अब आर क्यूब में क्या आएगा, उसका रेडियस है ना, क्या रेडियस आएगी, आपका सीपी की कहानी, तो क्या बनेगा आपके पास सीपी क्यूब बन गया, और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इस स्क्वायर का आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस कितना है सीपी का स्क्वायर। तो अगेन फिर से क्या हुआ, ये उड़ गया इधर से, तो क्या बचा जी रो, मतलब 4 लगा दो भाई, 4 पाई सी पाई सीपी अपॉन में 3। ठीक, यहाँ लिखा है सेम चीज, हाँ यहाँ पे भी ये आ गया हमारे पास, यहाँ है ना जी को, ये आ गया यहाँ से, ये उड़ गया, ये उड़ गया पूरा, तो आपके पास ये निकल कर आ गया। अब वहां पर भी क्या किया था, जी एच अपॉन में जी कर दिया था, यहाँ पर भी सेम चीज कर देंगे, जी डी अपॉन में जी कर देंगे। जी डी कितना है, अब देखो यहाँ पर भी 4g पाई, इधर भी क्या है 4g पाई, है ना, और रो है, यहाँ पे भी रो है, तो ये सब तो कट ही जाना है एंड में। तो अलग से चीज क्या दिख रही है मुझे, यहाँ सी दिख रहा है, सॉरी सीपी दिख रहा है, ये सीपी है, और यहाँ क्या दिख रहा है आर। तो जीडी अपॉन जी करूंगी तो क्या बनेगा, जीपी अपॉन में आर। करके दिखाने की जरूरत है, कर लोगे, इजी था, बस इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, कर ही लोगे ना भाई। जीडी क्या था, जीडी क्या है 4g पाई सीपी अपॉन में 3, अपॉन में जी है, जी कैसा होगा, जी में क्या है ऊपर 4g पाई आर रो, अच्छा इसका रो रह गया, रो और 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4g पाई कट गया, रो से रो कट गया, क्या बचा जी डी अपॉन में जी, कितना क्या बचा जी, सॉरी सीपी अपॉन में आर, इतनी सी बात नहीं है ना, यही आ गया। और सीपी क्या है आर माइनस डी, है ना, ये तो अभी निकाला था, सीपी क्या था आर माइनस डी, उसको बस लिख देंगे आर माइनस डी हुआ, आर से आर ऊपर, ये तो मतलब यहाँ ये वाला जी इधर पहुंचाया, तो क्या निकल कर आया जी डी इज इक्वल्स टू जी, जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर, ये निकल कर। अगेन यहाँ पर भी क्या हुआ, समथिंग इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉल जी, है ना, जीडी भी क्या है जी में से कुछ माइनस कर दिया, कोई चीज वैल्यू माइनस हो गई, तो जब कोई चीज वैल्यू माइनस हुई है इसका मतलब जो मेरा जीडी है वो क्या है स्मॉलर देन जी। सेम चीज उसमें भी हुई थी, एच में भी कुछ माइनस हो रहा था। तो अब इसका मतलब होगा क्या, कहानी क्या बनेगी कि अर्थ का जो सरफेस है, अगर मैं इसकी बात करूं, हाइट पे जब जाता है जी तब भी कम हो जाता है, डेप्थ में जब जा रहा है तो भी कम हो जा रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा सरफेस पे, मैक्सिमम है। समझ आई इतनी सी बात, तो आपके पास सरफेस पे क्या है मैक्सिमम, इजी बिजी।
थोड़ा सा मुश्किल लगा, कोई कहानी सेम ही है, सब में कहानी सेम हो रही है। वहां पे आर प्लस एच ले रहे थे, यहाँ पे हमारे पास आर माइनस बी हो जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी की कहानी आ गई तो फॉर्मूला डरावना बन गया 4/3 πr³ करके। कहानी सेम ही है, डोंट वरी, हो जाएगा। एक बार और अपने आप से करना, 2-3 बार सुनना इसको और फिर लिख कर देखना, सॉल्व होगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो, मैं इसको एक बार दोबारा कवर कराऊंगी, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे भी, ओह इस पे तो बनारसी साड़ी बन गई है, बट बात वही हो रही है कि अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और जैसे ही हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 0। सरफेस पे मैक्सिमम, डेप्थ पे आते 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 कम होता होता 0, और सेंटर पे आ गया 0, ऐसी हाइट पे कम होता जा रहा है, ठीक। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट डेप्थ g बिकम्स 1/10 ऑफ द सरफेस वैल्यू। मतलब पूछ क्या रहा है, ऐसे क्या डेप्थ पे मुझे d की वैल्यू चाहिए, ऐसे कौन सी डेप्थ पर मेरा जो जीडी है वो क्या बन जाए, सरफेस वैल्यू पे, सरफेस वैल्यू का 1/10, तो जी का 1/10, मतलब मुझे ये वैल्यू गिवन। अच्छा डी निकालना। जीडी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडी का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, है ना। इसको यहां से करोगे तो क्या बनेगा, जी डी इज इक्वल्स टू जी माइनस डी जी बाय आर, ये होगा, ठीक है। अब जीडी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, जीडी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी बाय 10 इज इक्वल्स टू जी माइनस डी जी अपॉन आर। अब इसको उधर फेंक दो, इसको उधर उठा के फेंक दो, क्या आएगा, यहाँ पे डी जी अपॉन आर इज इक्वल्स टू, इसको उधर फेंका तो जी माइनस जी बाय 10। तो क्या होगा, एलसीएम लेके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। क्या होगा, आपके पास यहाँ 10 आ गया, तो क्या आया आपके पास, 10 माइनस 1, और जी हमने कॉमन निकाल दिया, बाहर रख देते हैं, तो क्या आया बेसिकली 9g अपॉन में 10, ठीक है। 9/10 मतलब क्या, 0.9g, है ना। तो यहाँ पर देखो किसके बराबर है, डी जी बाय आर, इसकी कहानी आई थी, किसके किसकी चीज आ रही है, 0.9g, तो g से g कट गया, तो डेप्थ क्या हो गया, डेप्थ की वैल्यू क्या आई, 0.9 टाइम्स ऑफ आर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इतनी डेप्थ पर, इतनी डेप्थ पर उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, g बाय 10। इजी, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, हो जाएगा। इसी को आप चेंज करके खुद से प्रैक्टिस करने के लिए 1/5 कर लो या 6 कर लो, कुछ भी XYZ आपका, नॉट 6, मतलब 1/6 कर लो, 1/4 कर लो, व्हाटसोएवर, खुद से सॉल्व करके ट्राई करना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो आपकी इसमें बुकलेट में दे रखा है, वेयर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रीचेज इट्स मैक्सिमम, ऑन सरफेस, अबव और बिलो द अर्थ। जल्दी से कमेंट करो, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, अभी बताया था, कहाँ मैक्सिमम होता है, सरफेस पे, सरफेस में मैक्सिमम, अबव और बिलो कम हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगेन बताया क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट जी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर इफ आर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। कर लोगे ये वाला आराम से, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या था कि जी एच क्या होता है, जी एच क्या होता है आपके पास, 1 माइनस जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर। कुछ भी नहीं करना, आपको h दे रहा, ये h हो गया, ये r है, इसमें वैल्यूज पुट करना और हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको उसका पिन कर दूंगी, ठीक है। एनीवेज, एट व्हाट डेप्थ विल g बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, सेम चीज, ये 1/10 की बात हुई थी ना, सेम क्वेश्चन में हाफ की बात हो रही है तो 1/2 को करके करोगे, हो जाएगा, इजी पीजी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज ग्रेविटी डिक्रीज बोथ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्यों हो रहा था, इसका आंसर बताओ क्या होगा, खुद से सोचो। देखो ऊपर हाइट वाला तो क्लियर है, रेडियस बढ़ा, वहां पे कहानी हो गई, रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ा तो वहां पर हमारे पास मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस बढ़ता चला गया, आर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स मेरा कम हो गया, तो वहां से मेरा जी की वैल्यू, जी इक्वल टू GM/r² होता है, आर बढ़ गया तो जी कम हो जाएगा, तो वहां से जी की वैल्यू कम हो गई,
इतना इजी था। हाइट वाला तो क्लियर है। बिलो में क्या ये रीजन लिखोगे? नहीं, बिलो में ये रीजन एक्ट नहीं करेगा, तो क्या करता है? तो किसकी कहानी आ रही है? न्यूटन थ्योरम। मास कम है ना, मास कम हो गया तो फोर्स भी कम हो, जी भी कम हो गया, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है ना। तो जो मास, देखो यहाँ सब में जगह पे कहानी वही सब चीजें हो रही है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ हाइट के साथ मेरा आर तो बढ़ गया, हाइट में मेरा आर आर बढ़ गया तो मेरा जी कम हो गया, ठीक है। लेकिन जब डेप्थ की बात हुई तो डेप्थ में मेरा रेडियस इस हिसाब से का चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा मास जो था, जो कंट्रीब्यूटिंग मास था, बाहर वाला मास तो उस पर कर ही नहीं रहा, ये मेरा पूरा शेल है। बीच अगर यहाँ पर मेरा पॉइंट है तो अंदर जो मास है सिर्फ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मेरा मास कम हो गया। मास कम होगा तो मेरा जी भी कम हो जाएगा, वही चीज होती रहती है। समझ आ गया? यहाँ पे न्यूटन थ्योरम यूज होगा इस एक्सप्लेनेशन में, ठीक है जी। कर लोगे अपने वर्ड्स में न्यूटन थ्योरम का स्टेटमेंट, थोड़ा सा जो अभी पीछे दिखाया हुआ वैसा लिखना, उसको एक्सप्लेन करना, आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई परेशानी कोई। अच्छा, एक और चीज, हमने वेरिएशन ऑफ जी समझ लिया कि सरफेस पे मैक्सिमम, हाइट पे कम, डेप्थ में कम, और सेंटर पे 0, ठीक है। क्या शेप, जो अर्थ की जो शेप है, क्या उसका भी कोई फर्क पड़ता है जी पे? बिल्कुल पड़ता है। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। बट होता क्या है, जो मेरा अर्थ है वो कम पूरा सर्कल नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थ कैसी है? कुछ ऐसी शेप की है। मैं थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाऊंगी बट समझ लेना, टमाटर जैसा है ना। यहाँ अब जो मेरा मेरा जो इक्वेटर है, रेडियस ऑफ जो इक्वेटर है, और ये मेरा रेडियस ऑफ पोल है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल। जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर क्योंकि ज्यादा है, तो मेरा जो जी है, जी सेंटर ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर मेरा बढ़ेगा, आर ज्यादा है तो जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इक्वेटर वाला जो जी है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू। तो मेरा जो जी अर्थ पे भी मतलब वैल्यू थोड़ी सी कम वैरी होती है थोड़ी, तो हम ओवरऑल जब कैलकुलेशन करते हैं तो यूजुअली हम 10 लेके बात करते हैं ओवरऑल की हाँ सब कुछ सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोल और इक्वेटर पे भी अलग है, थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ वेरी कर गया। इक्वेटर पे रेडियस मेरा ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम, पोल पे मेरा रेडियस कम है तो मेरा जी की वैल्यू ज्यादा। ठीक, इतना सा है। ठीक, ओके ओके। चलो क्वेश्चन आपके लिए, आगे वांट्स टू नो क्या है। अगर मान लेते हैं, अगर हमने एक अर्थ के बीच में एक टनल खोद दी, बिल्कुल टॉप से नीचे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, है ना। अब और वहां से कोई चीज हमने ड्रॉप करी, कोई चीज नीचे जा रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और फिर सेंटर से दोबारा वापस सरफेस की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन टू द ग्रेविटी एज यू ट्रेवल टुवर्ड्स द सेंटर? आप खुद ही जा रहे हो, मान लेते हैं, पॉसिबल नहीं है बट फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट अगर ऐसा होता है, इमेजिन करो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है, इमेजिन करके बताना कि होगा क्या। हमें ऑलरेडी पता है सरफेस पे मैक्सिमम है, टुवर्ड्स द सेंटर जाते जाते 0, लेकिन वापस से वो टुवर्ड्स द सरफेस जा रहा है, क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। ऑलराइट ऑलराइट, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है टॉर्क, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी रहने वाला है ना। इस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर टॉर्क। ये फिजिक्स का साइनिंग ऑफ, बाय।